दीपावली के अगले दिन ही चाहिए शुभकामनाएं तो दी जा सकती हैं। और दीपावली का जिक्र आज इसलिए कहीं ज़्यादा जरूरी है कि बचपन में ही पढ़ा करते थे कि सेठ साहूकार आधी रात के वक्त जो भी संपत्ति होती थी उसे कहीं ना कहीं सबको मिला के रात में पूजा की जाती थी। उसमें कुछ काला धन भी रहता था। तो बात आज उस काले धन की होगी जो इस दौर में ना तो दीपावली के दिन निकलता है और ना ही सरकार के जरिए उन नामों का जिक्र किस रूप में कैसे कब कब सामने आएगा। इस पर एक तरह की खामोशी भी है और कुछ नामों का इशारा करके कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है। आइए जरा ये प्रधानमंत्री के लिए या सरकार के लिए कहीं ना कहीं अग्निपथ तो बन ही चुका। ये अग्निपथ इसलिए है क्योंकि जब सरकार में नहीं थे तब क्या कह रहे थे और अब मंत्री बन गए तब क्या कहते हैं, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल तौर पर इस दौर में शायद सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। हमने तय किया कि मोदी सरकार के 5 मंत्री जो इस वक्त मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, जब मंत्री नहीं थे, जब सरकार सत्ता में नहीं थी, आज इनकी बात सुनाई जाए। ये क्या क्या कहते थे और आप जरा सोचना शुरू कीजिएगा कि जब सरकार इनकी बन चुकी है तब ये क्या क्या कह रहे हैं, तो उस वक्त क्या क्या कहा गया था और अब खामोशी। कालाधन वापस लाया जाना चाहिए और जो भी विधिक कार्रवाई संभव है वो होनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब तक नाम सामने नहीं आएंगे तब तक उसकी एथेंटिसिटी पर बराबर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहेगा। कि आप क्यों डरते हो? अगर आपका दामन साफ है तो ये काले धन देश के जो एंटी नेशनल लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने देश के गरीबों का पैसा, ये देश के गरीबों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, ये अगर स्विस बैंक में रखा है तो उनके नाम जाहिर करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही है? राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री ने 100 दिन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और किसने कहना चाहिए? आप इसको जाहिर क्यों नहीं करते? The Bharatiya Janata Party demands that the government reveal all the 700 account holders' names and not be selective about revealing the name either to the court or to the public. There are enough reasons to believe that this randomized, selective approach in revealing names only raises more questions than it answers. हमारा ये आरोप है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार कोई भी प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कार्रवाई करने से इनके अपनों के चेहरे खुलेंगे। Government has not come forward with any specific concrete action so far. So earlier it was said the government will come out with a white paper. We have seen the white paper. It's an empty paper. There is nothing concrete. There is nothing specific. There is no time-bound action plan to unearth black money or bring back black money from various countries, crashed in various countries. क्या क्या नहीं कहा गया था तब, और जरा कल्पना कीजिए वो सारी बातों के मजमून को इस दौर में बिल्कुल उलट तौर पे रखा जा रहा है, या वो बातें हमने उस वक्त कही ही नहीं थी, कुछ इस अंदाज में इस वक्त सफाई भी दी जा रही है और नियम कायदे बता। रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उस वक्त नेता कह रहे थे, आज वो सत्ता में हैं, मंत्री हैं। काले धन का मतलब क्या है, उस आंकड़ों को भी हमको लगता है आपको देखना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव ने जो आंकड़े पेश किए थे वो 40 लाख करोड़ के थे। और क्या कुछ हो जाएगा, इस वक्त वह भी खामोश हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एसोचैम ने तो एक लंबा आंकड़ा तय कर दिया था और बता दिया था कि किस तरीके से 120 लाख करोड़ का चक्कर है। एसोचैम ये आंकड़ों को जताते हुए कह रहा था। इतना ही नहीं, सीबीआई की तरफ से भी कहा गया था, 25 लाख करोड़ का जिक्र किया गया था। इसका पार्लियामेंट में भी जिक्र हुआ था, सीबीआई के डायरेक्टर ने जो जिक्र किया था उस समय। 50 लाख करोड़ का जिक्र बीजेपी की तरफ से, 75 लाख करोड़ का जिक्र बीजेपी की तरफ से 2011 में पहली बार किया था। और जीडीपी का 75% काला धन है, ये एनआईपीएफ की तरफ से कहा गया। ये सारी चीजें बतलाती हैं इतनी बड़ी तादाद में, यानी हर कोई अंधेरे में तीर मार रहा था क्या? और इस मौजूदा वक्त में सबको सारी बातें साफ साफ नजर आ रही है, इसलिए हर कोई खामोश है या कुछ और दिशा में उंगली उठा के चीजों को भटका तो नहीं रहा है। ये सारे सवाल हर जहन में होंगे। और ये कौन से सवाल हैं? एक आम जनमानस के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये सवाल हैं, उसके बाद आएंगे क्या जेठमलानी कहते हैं, क्या सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, राजनीतिक गलियारे में जुबानी घुमासान चलती कैसे, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या काला धन राजनीतिक मुद्दा भर है? क्या काले धन का सवाल वोटरों के दिल को छू जाता है? क्या काले धन का सवाल उठाकर नेता हीरो बन सकते हैं? वाकई काला धन लौट आए तो देश के वारे न्यारे हो जाएंगे।
दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो पूर्व की मनमोहन सरकार की गद्दी को डिगा गए, और शायद इस वक्त ये ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा मोदी सरकार के गले की फांस बन रहे हैं, क्योंकि काला धन जमा करने वालों के चेहरे ही अगर कोई सत्ता सामने नहीं ला पाएगी तो फिर काला धन सिवाय मुद्दे के और सियासी हवा बनाने के और कुछ हो नहीं सकता। और अगर काले धन के मुद्दे से आम जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ हो सकता है तो फिर काले धन जमा करने वाले चेहरे हैं किस किस के, ये बताना और जानना ही देश के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस हो जाएगा, या फिर सस्पेंस बना दिया जाएगा। ध्यान दें तो बेहद बारीकी से हर सरकार के दौर में काले धन के मुद्दे को उभारना और चेहरों का नाम सामने लाने का जिक्र कुछ इस तर्ज पर चलता है जैसे सत्ता मिल जाए तो काले धन पर नकेल भी कसी जा सकती है और काला धन वापस लाकर इन चेहरों से पर्दा भी हटाया जा सकता है जो काले धन के खलनायक हैं। और अगर फिर ध्यान दीजिए तो बेहद बारीकी से काले धन की फेरिस्त को छुपाते हुए वित्त मंत्री ने पूर्व की मनमोहन सरकार के किसी एक मंत्री का नाम इस काले धन की फेरिस्त में होने का इशारा भर किया और सियासी हंगामा मच गया। तो सवाल 3 है, क्या कांग्रेस के पूर्व मंत्री का जिक्र जानबूझकर किया गया जिससे बाकी नामों का नाम जानना बेमतलब हो जाए? क्या नाम का इशारा कर सरकार आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? क्या 850 लोगों के नाम में से सिर्फ 138 नामों का इशारा भर खामोश हो जाना सही है? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि याद कीजिए 20 बरस पहले राजनीति के अपराधीकरण को बताने वाली वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था कि कैसे काले धन की पीठ पर सवारी कर राजनेता सत्ता तक पहुंचते हैं और काला धन कैसे सियासी सत्ता को ही अपनी आगोश में लेता जा रहा है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि जिस 1995 की अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का जिक्र कर पहले मनमोहन सरकार काले धन से जुड़े नामों को छुपाती रही और अब उसी ट्रीटी का जिक्र कर मोदी सरकार नाम को नहीं बता रही है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का होना जरूरी है या देश के उन 850 लोगों के नामों को सामने लाना जरूरी है जो कि काला धन छुपाए हुए हैं? क्योंकि काले धन को लेकर बीजेपी से लेकर सीबीआई और एसोचैम से लेकर बाबा रामदेव तक इसके संकेत दे चुके हैं। अगर काला धन वापस लौट आए तो देश के 6.5 लाख गांव की आर्थिक हालत इतनी सुधर जाएगी कि वो शहरों से भी आगे निकल जाएंगे और तो और औसतन देश का हर नागरिक लखपति हो जाएगा। और दूसरा संकेत वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था कि अगर वाकई काला धन इस देश के भीतर जमा करना बंद हो जाए या फिर उन्हें सजा होने लगे तो इस देश की राजनीति सुधर सकती है। शायद इसीलिए ऐसे में सिर्फ ये सवाल नहीं बल्कि जवाब भी यही है कि अगर वाकई काले धन के खलनायकों का नाम सामने आ जाए और उन्हें सजा हो जाए तो फिर महंगी होती राजनीति और करोड़ों के चुनावी प्रचार पर भी लगाम लग जाएगी। तो देश को नायक का इंतजार अब भी है, पहले भी था, अब भी है। याद कीजिए जिस वक्त मनमोहन सरकार सत्ता में थी उस वक्त राम जेठमलानी जिक्र किया करते थे काले धन को लेकर और बड़ी ठसक के साथ कहीं ना कहीं यह मैसेज जाता था जरूर कि मनमोहन सरकार को उखाड़ फेंकिए। उखड़ गई सरकार। आज वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार आ गई और इन सब के बीच उनके तेवर में कोई बदलाव नहीं। आज उन्होंने एक पत्र लिखा वित्त मंत्री को। उसका मजमून बहुत साफ तौर पे यही है कि दरअसल जिस पत्र को लिखा जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील एक निहायत खराब पहल है। डीटीएटी सरकार को इन लोगों के नाम बताने से नहीं रोकता। जर्मनी ने कभी नहीं कहा कि नाम बताने से डीटीएटी संधि का उल्लंघन होगा। प्लीज आप मुझे उन नामों की सूची मत भेजिए जो आपको जर्मनी से मिली है। वे नाम आप एसआईटी को भेज दीजिए ताकि वह उन्हें बता सके कि आगे क्या करना है। ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं और एक संदेह का घेरा खड़ा करती है। राजनीतिक तौर पर जुबानी जंग आगे बढ़ सकती है, लेकिन याद कीजिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा था काला धन आ जाएगा। जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं इस देश के, जो खासतौर से जो कमाई बड़ी लिमिटेड होती है, जो नौकर हैं एक लिहाज से सरकार के, उनको हम 5 से 10% गिफ्ट दे देंगे। दरअसल 2 अंग्रेजी चैनलों को इंटरव्यू वित्त मंत्री ने दिए। हमने भी आग्रह किया कि हिंदी में भी इंटरव्यू दीजिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल टेलीविजन को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। हिंदी लेकिन प्रिय है। उनकी तरफ से कहा कि हम जानना चाहते थे कि दरअसल जिस सवाल या आम जनमानस के जहन में जो सवाल है उन जवाबों को सरकार की तरफ से लाया जाए। थके रही हैं इस उम्र में भी राम जेठमलानी साहब। बहरहाल लेकिन इन सब के बीच अग्निपथ का दूसरा रास्ता महाराष्ट्र की दिशा में जाता है या वो सब कुछ सरल पथ हो गया है? सीएम कौन होगा मुहर लग चुकी है, लेकिन रास्ता कांग्रेसी तरीके से इजाद किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों की मौजूदगी में
खड़से तावड़े पंकजा मुंडे प्रस्ताव रखेंगे और ठप्पा सर्वसम्मति का लग जाएगा। लेकिन नाम दिल्ली से जाएगा। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र के सीएम का नाम लेकर पहुंचेंगे। यानी महाराष्ट्र का सीएम होगा कौन, विधायक दल की बैठक होने से पहले ही तय हो चुका है। तो फिर बीजेपी में भी क्या कांग्रेस युग की दस्तक शुरू हो गई? क्योंकि याद कीजिए तो इंदिरा गांधी के दौर में अक्सर राज्यों के सीएम का नाम पर्ची पर लिख कर जाता था और बाकायदा दिल्ली से एक प्रतिनिधि जाता था, विधायक दल की बैठक होती थी और ठप्पा आखिर में सर्वसम्मति का ही लगता था। और अगर याद ही करना है तो बिहार में सीएम का सबसे विवादास्पद चुनाव जगन्नाथ मिश्र का हुआ था। जगन्नाथ मिश्र के भाई ललित नारायण मिश्र की मौत के बाद अचानक बिहार में तब के सीएम अब्दुल गफूर को हटाकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। गफूर बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन दिल्ली से अगले सीएम की जो पर्ची गई उसमें जगन्नाथ मिश्र का नाम था। तो 11 अप्रैल 1975 को अचानक जगन्नाथ मिश्र का नाम सीएम के तौर पर अब्दुल गफूर ने ही ऐलान करते हुए कहा कि सर्वसम्मति से जगन्नाथ मिश्रा चुने गए। अब कांग्रेस में इंदिरा गांधी के इस रुतबे का नया चैप्टर तो खुल नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में कमजोर हो चुकी है। लेकिन एक संकेत तो साफ है, दिल्ली में जब जब जो राजनीतिक दल मजबूत रहता है तब तब वो अपने छत्रपों को दिल्ली से ही ताकत भी देता है और लगाम भी थामता है। हरियाणा में ही सीएम की दौड़ में आधे दर्जन से ज्यादा नेता थे, लेकिन जिस नाम पर मोहर लगी वो ना तो सीएम की दौड़ में था और ना ही राजनीतिक जीवन में कभी सत्ता को लेकर लालायित रहा। लेकिन झटके में मनोहर लाल खट्टर का नाम सीएम के तौर पर आया और सर्वसम्मति की मुहर भी लग गई। जाहिर है महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक से पहले ही अब यह साफ होने लगा है कि महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी, क्योंकि दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। और नागपुर में बीते दिनों जिस तरह तकरीबन 40 विधायकों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दरवाजा खटखटाकर सीएम होगा कौन इस पर बहस शुरू करानी चाहिए, और इस दौर में लगातार ये संकेत जाते रहे कि 27 अक्टूबर यानी सोमवार को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक बेहद हंगामेदार होगी, उन सब पर पानी दिल्ली डाल चुकी है। यानी सोमवार तक लग सकता है सीएम होगा कौन, ये सस्पेंस है। लेकिन नायाब सच यही है कि दिल्ली की सत्ता जब ताकतवर होती है तो छत्रपों की कमान भी दिल्ली के हाथ में ही रहती है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर दिल्ली में मुहर लग चुकी है। और अब महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो फार्मूला काम कर रहा है उसमें पहली बार सहयोगी शिवसेना के पर कतरे जा चुके हैं, और पर कतरने में और किसी ने नहीं, विरोधी पार्टी एनसीपी ने सहयोग किया। शिवसेना को ना तो डिप्टी सीएम, ना गृह मंत्रालय, ना ही वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। यानी शरद पवार का खेल काफी हद तक बीजेपी को सुकून दे गया और शिवसेना की हवा निकाल गया। तो सवाल सिर्फ इतना है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार चलेगी, और ये सरकार जिसका नाम जपते हुए या जिसे कटघरे में खड़ा करते हुए आई उसकी फाइल नहीं खुलेगी। यानी एनसीपी की कोई फाइल नहीं खुलेगी। और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में विदर्भ के 39 विधायकों की कमान होगी, क्योंकि उनके पीछे उनकी कमान दिल्ली हाईकमान के हाथ में होगी। यह बड़ा निराला और अद्भुत खेल है। विधायक दल की बैठक में एक नाम आता है और उस पर बड़ी सर्वसम्मति के साथ मुहर लग जाती है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं जतलाती है कि दिल्ली की ताकत का मतलब, जब पार्टी जब बड़ी होती है, विस्तारित होती है, तो उसमें मतलब होता क्या है। और कांग्रेस के दौर में ये चीज़ें बढ़ी जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके लिए संकट की वजह भी बन गई। बहरहाल इन सब के बीच क्या समझौता हुए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल ये बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे। हाई टी पार्टी दी जा रही है रविवार के दिन, शरीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इन सब के बीच कल शाम में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई जा रहे हैं, एक अस्पताल का उद्घाटन है। वहां भी यही सस्पेंस है, नजरें मिलेंगी या नहीं, मुलाकात होगी या नहीं, बात होगी या नहीं। रिपोर्ट देखिए। कल मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक जगह एक कार्यक्रम में होंगे, और लाख टके का सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे में कोई बातचीत, कोई मुलाकात या फिर नजरें भी मिलेंगी या नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार को लेकर निर्णय तो सोमवार को होना है, और उससे पहले रविवार को दीपावली मिलन के मौके पर 7 RCR यानी प्रधानमंत्री निवास पर एनडीए सांसदों के साथ हाई टी की व्यवस्था रखी गई है। और इन सब के बीच तमाम गिले शिकवे के बीच, या फिर ये कहें कि सरकार बनाने पर खुली बातचीत से पहले उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना के हर सांसद को प्रधानमंत्री के हाई टी में जाने के लिए व्हिप जारी कर दिया है, उससे संबंधों की खटास तो खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस हाई टी में भी उद्धव ठाकरे आएंगे या नहीं आएंगे।
क्योंकि सांसदों को यह हाइटी दी गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिन पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन है उनके नेता भी पहुंचेंगे और शायद इसीलिए प्रकाश सिंह बादल पहुंचेंगे। अब उद्धव पहुंचेंगे या नहीं, यह भी लाख टके का सवाल है। वहीं शिवसेना सूत्रों की माने तो सरकार बनाने के तौर तरीकों पर आपसी सहमति से पहले उद्धव ठाकरे किसी भी तरह खुद को इतना झुकते हुए दिखाना नहीं चाहते हैं जिससे सरकार बनाने के दौर में शिवसेना को अपने हक से समझौता करना पड़े। इसीलिए अभी तक उद्धव ठाकरे के दिल्ली आकर 7RCR की हाईटी में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बीजेपी के भीतर की आवाज यही है कि उद्धव ठाकरे से पार्टी स्तर पर बात हो, न कि प्रधानमंत्री के स्तर पर। यानी बीजेपी शिवसेना की सरकार बनाने से पहले कल मुंबई में एक मौका ऐसा जरूर होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, अपने विचार रखेंगे और उद्धव ठाकरे इस पूरे दौर में कार्यक्रम में मौजूद तो रहेंगे, लेकिन मुलाकात होती है, बातचीत होती है या सिर्फ नजरें मिलती हैं या वह भी नहीं, यह भी सस्पेंस ही है। और इस सस्पेंस के बीच माना यह जा रहा है कि दोनों दलों को मिलकर सरकार तो बनानी है, लेकिन किस रूप में कैसे बनानी है। पहली बार बीजेपी का कद बड़े भाई से भी बड़ा हो गया है, वो पिता की भूमिका में है और शिवसेना बच्चे की भूमिका में है। क्यों कर रहे हैं देखिए, एक फार्मूला है निकल कर जो आया है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, डिप्टी सीएम का जिक्र हुआ था, कोई नहीं बनेगा, यानी शिवसेना को नहीं मिलेगा। शिवसेना के 14 मंत्री रहेंगे और 28 मंत्री बीजेपी के रहेंगे। और इन सब में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी शिवसेना को नहीं दिया जाएगा। ये एक संकेत है और ये समझौता है। लेकिन इन सब के बीच इस देश में सबसे ज्यादा विस्तार किस चीज का हुआ?